हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एएस एजुकेशन पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आपके बोर्ड की एग्जाम की डेट आ गई है। यानी अब से लगभग 2 से ढाई महीने आपके बीच बचे हुए हैं और उन 2 से ढाई महीने में आपको संपूर्ण तैयारी करनी है। तो उसी के क्रम में मैं आज आपके सामने 2 महीने की स्ट्रेटजी, कैसे हम 2 महीने में फिजिक्स को किस तरह से पढ़ें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं, किस तरह से हमें पढ़ना चाहिए, उन सभी के विषय में हम आपको बताएंगे। आशा है कि उसके आधार पर आप अगर तैयारी करेंगे तो निश्चित ही 70 नंबर के यानी 70 नंबर के पेपर में आप 65 प्लस नंबर उठा सकते हैं। तो प्लीज इस वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, आपके काम की चीज है और आप पूरे वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक, कौन से क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं और उसको हम कितने समय में कैसे हम तैयारी करें कि ये हमारी पूरी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो देर न करते हुए आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास को। चलिए, तो सर्वप्रथम हम जानते हैं, सबसे पहले हम जानने का प्रयास करेंगे कि हमारे मोस्ट टॉपिक यानी पूरे चैप्टर में, पूरे किताब में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या हैं। अगर हम बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स में 2 पार्ट होते हैं। फिजिक्स में क्या है? 2 पार्ट हैं। एक पार्ट 1 है, पार्ट 1 है और एक क्या है? पार्ट 2 है। पार्ट 2 है, एंड 2 पार्ट हैं। अगर हम पहले पार्ट में बात करें तो पहले पार्ट में हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक संबंधित है। इलेक्ट्रिक संबंधी है और मैग्नेट संबंधित है। मैग्नेट संबंधित है और क्या है? अल्टरनेटिव करंट यानी अल्टरनेटिव करंट के बारे में भी बताया गया है। तो इनको कई चैप्टरों में विभाजित कर दिया गया है। जैसे इलेक्ट्रिक के 5 चैप्टर हैं, मैग्नेट के लगभग 2 से 3 चैप्टर हैं और अल्टरनेटिव करंट के लगभग 2 चैप्टर हैं। यानी टोटल अगर हम देखें तो पार्ट 1 में टोटल 10 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं। अगर हम टोटल देखें, अनुमानता देखें, तो पार्ट 1 में 10 चैप्टर आते हैं। उसी तरह पार्ट 2 को 2 भी विभाजित किया गया है। पहले में क्या हमारा लाइट से संबंधित है। किससे संबंधित है? लाइट से संबंधित है। दूसरा क्या है? हमारा फिजिकल केमिस्ट्री है। क्या हमारा? फिजिकल केमिस्ट्री यानी केमिस्ट्री का पार्ट है। केमिस्ट्री का क्या है? पार्ट है। और तीसरा हमारा संबंधित है वह हमारा किससे है भैया? कंडक्टर, सेमी कंडक्टर से। किससे है? सेमी कंडक्टर से संबंधित है। किससे संबंधित है? सेमी कंडक्टर से संबंधित है, यानी अर्धचालक से संबंधित है। किससे संबंधित है? अर्धचालक से संबंधित। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी हमारा लगभग 5 से 6 चैप्टर इसमें भी है। फिजिकल केमिस्ट्री में 2 चैप्टर है और सेमी कंडक्टर में हमारा 2 चैप्टर है। यानी ये भी हमारा अगर देखें तो मैक्सिमम कितने चैप्टर हैं? हमारे 10 चैप्टर हैं। यानी दोनों किताबों को मिलाकर के पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर के हमारे टोटल 20 चैप्टर हो गए। कितने चैप्टर हो रहे हैं? 20 चैप्टर हो रहे हैं। 20 चैप्टर हो रहे हैं। तो आइए पहले हम समझते हैं इन 20 चैप्टर में हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, कौन कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहां से हमें न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आते हैं और क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, चलिए तो हम समझने का प्रयास करते हैं। पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भैया? पार्ट 1 की हम बात करते हैं। पार्ट 1 में अगर देखें टोटल हमारा 70 नंबर का पेपर होता है और 70 का 30 से 35% यानी लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल आते हैं।
क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। यानी 70 में से लगभग 20 से 25 नंबर का जो क्वेश्चन आता है वह न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, न्यूमेरिकल पोर्शन होता है, जिसमें हमें टोटल नंबर, अगर न्यूमेरिकल हमारा सही है तो टोटल के टोटल नंबर मिल सकते हैं। अब बात आती है कि ये 20 से 25 नंबर के क्वेश्चन कहां से आते हैं। अगर हम मोस्टली देखें तो मोस्टली ये जो क्वेश्चन आते हैं ओनली 7 से 8 चैप्टर के बीच में आते हैं। सभी चैप्टर के न्यूमेरिकल नहीं होते हैं, बल्कि 7 से 8 चैप्टर के बीच के न्यूमेरिकल होते हैं। अब वो कौन कौन से चैप्टर होते हैं? पार्ट 1 में अगर हम बात करें तो पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, इससे क्वेश्चन आते हैं। दूसरा पार्ट है हमारा गॉस का प्रमेय, तो इससे नहीं आता है। दूसरा पार्ट हमारा है वैद्युत विभव, क्या हमारा वैद्युत विभव, इससे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा है वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता जिसमें संधारित्र से संबंधित, किससे संबंधित भैया? संधारित्र से संबंधित, किससे संबंधित? संधारित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। और चौथा चैप्टर हमारा क्या है? वैद्युत चालन, वैद्युत चालन, वैद्युत चालन, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। यानी पहले पार्ट में अगर हम देखें तो पहले पार्ट में हमारे 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक लास्ट चैप्टर होता है 5वां चैप्टर, जिसको कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। यानी ये 5 चैप्टर हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जिससे न्यूमेरिकल अधिक आने की संभावना रहती है। ये तो पार्ट फर्स्ट की बात हो गई। अब वही हम पार्ट सेकंड की बात करें, किसकी बात करें? पार्ट सेकंड की बात करें तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर कौन सा चैप्टर? दूसरा चैप्टर, दूसरा चैप्टर इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वह दूसरा चैप्टर क्या है हमारा? दूसरा चैप्टर क्या है? गोली पृष्ठों का गोली पृष्ठ का अपवर्तन, अपवर्तन एवं लेंस, एवं लेंस, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। और इसमें एक और चैप्टर है हमारा, चैप्टर नंबर लगभग 7 हमारा आएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। कौन सा चैप्टर है भैया? प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसमें से क्वेश्चन आता है कार्य फलन संबंधी, कार्य फलन संबंधी, संस्तब्ध विभव संबंधी, संस्तब्ध विभव संबंधी क्वेश्चन आते हैं। और एक और चैप्टर हमारा है जिसको कहते हैं, एक और चैप्टर की हम बात करें जिसको कहते हैं व्यतिकरण। क्या कहते हैं? व्यतिकरण। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा, यानी व्यतिकरण, व्यतिकरण। लगभग ये यानी 5 चैप्टर फर्स्ट से और 3 चैप्टर हमारे सेकंड पार्ट से, यानी लगभग 7 से 8 चैप्टर के क्वेश्चन, मोस्टली इन्हीं चैप्टरों से क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। आप अगर 10 साल का पेपर उठा लेंगे, 10 साल, पिछले 10 साल का पेपर उठाइए, तो आपको अधिकतर क्वेश्चन इन्हीं 7 चैप्टरों से देखने को मिलेंगे। इससे बाहर कभी कभी भूले भटके 1-2 क्वेश्चन आपका पूछ लेता है चुंबकीय क्षेत्र से, नहीं तो इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन अधिकतर नहीं आता है। ठीक है, तो ये रह गए न्यूमेरिकल की बात, ये हमारी हो गई न्यूमेरिकल की बात हो गई। अब आते हैं हम टॉपिक की बात करते हैं। पार्ट 1 में टॉपिक हमारा क्या है? पहला चैप्टर हमारा है वैद्युत क्षेत्र। क्या है? वैद्युत क्षेत्र। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है कूलाम का नियम। इससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या हमारा है? कूलाम का नियम।
ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव। तीसरा इंपॉर्टेंट क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तीसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चौथा टॉपिक है द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण तीव्रता, द्विध्रुव के कारण तीव्रता कौन सी स्थिति में? पहला हो गया हमारा अक्षीय स्थिति में, और दूसरा हमारा हो गया निरक्षीय स्थिति में। दूसरा क्या हो गया? निरक्षीय स्थिति में। ये दो क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं। चैप्टर नंबर 2 हमारा क्या है? गॉस का प्रमेय, गॉस का प्रमेय। तो चैप्टर जो है हमारा, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय, गॉस का नियम या गॉस का प्रमेय। दूसरा हेडिंग इंपॉर्टेंट है वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। और तीसरा सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस के अनुप्रयोग, गॉस के अनुप्रयोग। इसके दो तीन अनुप्रयोग हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरे चैप्टर का हो गया। अब तीसरे चैप्टर की हम बात करें अगर, तो तीसरा चैप्टर हमारा क्या है? वैद्युत धारिता, वैद्युत धारिता। अब इसमें किसकी बात आती है? संधारित्र की बात आती है। तो पहला क्वेश्चन है संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता। और क्या है? समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र किसे कहते हैं? और इसकी धारिता के लिए व्यंजक, और इसकी धारिता के लिए क्या होता है? व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है विलगित गोलीय चालक, विलगित गोलीय चालक की धारिता, गोलीय चालक की धारिता। इसका क्या होता है? C=4πε0 इंटू ए। अब यहां देखिए कूलाम का नियम क्या होता है बेटा? या इक्वल टू 1/4πε0 यानी इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर होता है। ठीक ना? और यहां पर क्या है? एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, निर्वात की वैद्युतशीलता होती है। क्या होती है? वैद्युतशीलता होती है। ये आप पढ़े होंगे, ठीक है, आप पढ़े होंगे। नहीं पढ़े होंगे तो आपको बोर्ड के एग्जाम यानी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के आधार पर आपकी डेली की क्लास चलाई जाएगी और मैक्सिमम आपको 1 से 1.5 महीने में आपका फिजिक्स पूरा कंप्लीट कराने का प्रयास किया जाएगा। अब बात आते हैं तीसरे चैप्टर में क्या हो गया? वैद्युत धारिता हो गई और संधारित्र की धारिता हो गई। इसी में आता है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा। क्या था भैया? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आता है। ठीक ना? अब हम आते हैं चौथे चैप्टर की बात करते हैं। तो चौथा चैप्टर हमारा क्या है? वैद्युत विभव। क्या भैया? वैद्युत विभव, वैद्युत विभव। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि विभव किसे कहते हैं या वैद्युत विभव किसे कहते हैं, वैद्युत विभव किसे कहते हैं, या विभवांतर से आप क्या समझते हैं, या विभवांतर का क्या तात्पर्य है। ठीक ना? दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। दूसरा क्या हमारा? बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। तीसरा क्या हमारा? द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया
कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, या स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। और क्या होता है, वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, ये भी हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कितने कंडीशन होता है, दो कंडीशन में, एक होता है आपका अक्षीय स्थिति में और एक होता है आपका निरक्षीय स्थिति में। किसमें होता भैया, एक अक्षीय स्थिति में, एक निरक्षीय स्थिति में। तो निरक्षीय स्थिति में v इक्वल टू 0 होता है, अक्षीय स्थिति में होता है v इक्वल टू 1/4π0 Q/R, कितना होता है Q/R। ठीक है, तो ये सभी टॉपिक हमारे क्या हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और इससे न्यूमेरिकल भी आता है, इससे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। यानी ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के दृष्टि से और न्यूमेरिकल की दृष्टि से। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आएगा और आपको स्ट्रेटजी पता चलेगी कि कैसे हम अपने चैप्टर को तैयार करें ताकि इस 2 महीनों में हमारा पूरा फिजिक्स अच्छे से तैयार हो जाए। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरी तरह से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये हमारा था चौथा चैप्टर। अब 5वां चैप्टर की हम बात करते हैं। 5वां चैप्टर क्या है हमारा, 5वां चैप्टर, 5वें चैप्टर की हम बात करते हैं। 5वें चैप्टर में क्या आता है, 5वां चैप्टर क्या भैया, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम। किरचॉफ के 2 नियम हैं, 2 नियम है। पहला क्या है, धारा का नियम, पहला क्या है, धारा का नियम, पहला क्या है, धारा का नियम। दूसरा क्या भैया, बंद पाश का नियम, बंद पाश का नियम। और इसी को हम क्या कहते हैं, बोल्टता का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, बोल्टता का नियम भी कहते हैं। यानी कहने का मतलब कि किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। यानी किरचॉफ ने 2 नियम को बताया था, पहला क्या है, धारा का नियम बताया और दूसरा क्या बताया, बंद पाश का नियम या बोल्टता का नियम। इसमें से एक नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है और दूसरा क्या है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। एक क्या है, आवेश संरक्षण पर और दूसरा किस पर है, ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी में एक टॉपिक है हमारा व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है। इसका फार्मूला क्या होता है, P/Q = R/S। यानी व्हीटस्टोन सेतु में क्या होता है, 4 प्रतिरोधों को समांतर चतुर्भुज के आकार में रखा जाता है, ठीक ना, और बीच में एक लगा दिया जाता है धारामापी G। और जब धारामापी G में कोई विक्षेप नहीं होता है तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। यानी P/Q = R/S। तो यहां से अगर P/Q/R पता हो तो हम S का मान निकाल सकते थे। तो ये है व्हीटस्टोन सेतु का निर्माण, यानी व्हीटस्टोन सेतु के संबंध में। इसी में हमारा है, इसी में हमारा क्या क्वेश्चन है, धारा का नियम हो गया, बंद पाश का नियम, वोल्टा का नियम, व्हीटस्टोन सेतु हो गया। एक हेडिंग आती है वाटहीन धारा, वाटहीन धारा। और इसी में आता है वोल्ट मीटर का अमीटर मीटर रूपांतरण, वोल्ट मीटर का अमीटर में रूपांतरण और अमीटर का वोल्ट मीटर में, अमीटर का वोल्ट मीटर में, वोल्ट मीटर में। अच्छा, एक विषय और देखते हैं, एक और चैप्टर हमारा बच गया है, वैद्युत चालन, वैद्युत धारिता, गॉस प्रमेय। एक और चैप्टर हमारा क्या रह गया, वैद्युत चालन। क्या हो गया भैया, वैद्युत चालन। कौन सा चैप्टर है, वैद्युत चालन।
अब वैद्युत चालन में वैद्युत का स्थानांतरण विद्युत का स्थानांतरण किन किन विधियों से होता है। अब इसमें हमें सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है अनुगमन वेग। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, या ड्रिफ्ट वेलोसिटी किसे कहते हैं। श्रांति काल, श्रांति काल क्या होता है, श्रांति काल क्या होता है। फिर आता है मुक्त दोलन, मुक्त दोलन क्या होता है, मुक्त दोलन क्या होता है। और इसी में आता है अनुगमन वेग, श्रांति काल, मुक्त दोलन, और इसी में आता है धारा घनत्व। क्या था भैया, धारा घनत्व। धारा घनत्व को इससे प्रदर्शित करते हैं जे से, तो जे बराबर क्या होता है I/A होता है। और इसी में क्वेश्चन आता है धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, अनुगमन वेग में संबंध, ये क्वेश्चन आता है। इसी में आएगा अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध। क्या जा भैया, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग तथा धारा में संबंध, धारा में संबंध, धारा में संबंध क्या होता है भैया, I = NAVDE, NAVDE, जिसमें से VD क्या है हमारा अनुगमन वेग है। क्या है, अनुगमन वेग है। क्या है भैया, अनुगमन वेग है। तो ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की हैं। अगर इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिकों को हम अच्छे से पढ़ लें या फिर 10 साल का आंसर पेपर निकाल लें, उसमें देखेंगे तो यही सभी क्वेश्चन कई बार रिपीट किए गए हैं। किसी न किसी तरह से, यानी उनको प्रश्न पूछने के तरीका बदल गया है, लेकिन क्वेश्चन वही का वही रहता है। ठीक है ना। इसी में है अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्याख्या, ओम के नियम की व्याख्या, ओम के नियम की व्याख्या इसी टॉपिक में है। और इसी में एक और क्वेश्चन आता है ओमीय परिपथ किसे कहते हैं, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ, ओमीय परिपथ और अनओमीय परिपथ की व्याख्या कीजिए। यानी ओमीय परिपथ किसे कहते हैं और अनओमीय परिपथ किसे कहते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। सिद्ध कीजिए कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि वैद्युत धारा एक अदिश राशि है। ये कैसे आप पता करेंगे कि यह एक अदिश राशि है, अदिश राशि है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उसमें दिशा होती है, यानी दिशा होने के बावजूद भी यह एक अदिश राशि है। क्यों, इसको हम सिद्ध करना होता है। ठीक ना। अब इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी आपको क्वेश्चन भी मिलते हैं देखने को, न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से आते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर में से लगभग 4 चैप्टर से क्वेश्चन आपके बहुत अधिक मात्रा में आते हैं। ठीक ना। किरचॉफ के नियम से आता है, वैद्युत धारिता के नियम से आता है। हाँ, और एक और क्वेश्चन आता है किरचॉफ में, अगर हम देखें इसमें किरचॉफ में बात करें तो प्रतिरोधों का संयोजन क्या था भैया, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार से होता है, 2 प्रकार से होता है। एक होता है श्रेणी क्रम, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। किसमें होता है भैया, समांतर क्रम। इसी में एक और टॉपिक है सेल। क्या है, सेल। सेल कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, प्राथमिक सेल, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल। प्राथमिक सेल क्या होता है, जिसका एक बार यूज किया जाए दोबारा उसको यूज न किया जाए, यानी दूसरा वह रिन्यूअल ना हो सके,
तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक सेल। और द्वितीयक सेल क्या होता है कि हम उसको रिचार्ज कर सके, यानी वो चार्ज हो जाए और फिर उसके हम दोबारा उपयोग कर सके, यानी दोबारा उपयोग किया जाने वाला जो सेल होगा वह द्वितीयक सेल कहलाता है। अब इनका संयोजन होता है, इनका संयोजन, तो संयोजन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है श्रेणी क्रम संयोजन, दूसरा इसका होता है समांतर क्रम संयोजन, और तीसरा होता है इसका मिश्रित क्रम संयोजन, मिश्रित क्रम संयोजन। इसी में एक हेडिंग आता है विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। क्या आता है? विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर। क्या हेडिंग है भैया? विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल और टर्मिनल विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर या आंतरिक प्रतिरोध। टर्मिनल विभवांतर यानी V बराबर क्या होता है? E माइनस आई आर। क्या होता है? V इक्वल टू E माइनस या E इक्वल टू V माइनस आई आर। ठीक ना? ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया इलेक्ट्रिक से संबंधित। अब इसके बाद आता है मैग्नेट। इसके बाद क्या आता है भैया? मैग्नेट आता है, यानी चुंबक आता है। क्या होता है? चुंबक। अगला हमारा क्या टॉपिक है? चुंबक है। क्या है? चुंबक। चुंबक के संबंधित टॉपिक है। पहला हमारा नियम इसमें है बायो सेवर्ट का नियम। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बायो सेवर्ट का नियम, बायो सेवर्ट का नियम। फिर क्या है? एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम। तीसरा है हमारा लेंज का नियम। क्या भैया? लेंज का नियम। चौथा हमारा लॉरेंज बल। चौथा हमारा क्या है? लॉरेंज बल। चौथा क्या हमारा? लॉरेंज बल। पांचवा इसी में है हमारा, पांचवा हमारा क्या है? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के दाएं व बाएं, दाएं व बाएं हाथ का नियम, हाथ का नियम, यानी इसके आधार पर क्वेश्चन भी बनते हैं। और इसमें इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट का प्रयोग, ऑस्टेट का प्रयोग। ऑस्टेट ने क्या किया था? चुंबक के संबंधित प्रयोग के विषय में बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसके लिए उन्होंने क्या किया था? तार का एक परिपथ बनाया था और उसको उसके नीचे एक चुंबकीय सुई रख दिया था। जब उसमें धारा प्रवाहित की जाती थी तो वह चुंबकीय सुई विक्षेपित हो जाती थी। तो इसके आधार पर उन्होंने अपने प्रयोग के आधार पर बताया था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है? तो इसी में एक और क्वेश्चन है, क्या है? प्रतिचुंबकीय, 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 अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय, और लौह चुंबकीय, यानी इनके विषय में ये पदार्थ, चुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं और इनके गुण को क्या कहते हैं, कौन कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय है, कौन प्रतिचुंबकीय है, कौन लौह चुंबकीय तत्व है, इसके बारे में गणना करने के लिए बताया जाता है। इसी में एक और टॉपिक है मॉडल, परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल। इसके आधार पर यानी लौह चुंबकीय और अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय के आधार पर परमाणु मॉडल की व्याख्या कैसे की जाती है। अब अगला टॉपिक हमारा क्या आता है भैया? ये तो हो गया हमारा चुंबक। अब चुंबक के बाद आता है एक चैप्टर है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है? इसमें एक हेडिंग है अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण क्या होता है? स्वप्रेरण क्या होता है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक क्या होता है? स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है? इन सब के विषय में होता है। ठीक है?
फिर उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा। इससे न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी भी पूछी जाती है, यानी इससे संबंधित न्यूमेरिकल और थ्योरी भी पूछी जाती है। यानी इसमें हम पूछा जाता है प्रतिबाधा, इससे संबंधित क्या पूछी जाती है? प्रतिबाधा, ठीक ना। तो प्रतिबाधा पूछी जाती है, यानी कौन सा इसमें परिपथ होता है? सी परिपथ, एल परिपथ, सी परिपथ, आर परिपथ, एल सी परिपथ, सी आर परिपथ, आर एल परिपथ और एल सी आर परिपथ। यानी इन सभी परिपथ के विषय में इसमें विभव कितना होगा, इसका प्रतिरोध कितना होगा, इसकी प्रतिबाधा कितनी होगी, उसके विषय में पूछा जाता है। इसी में एक हेडिंग इंपॉर्टेंट है, श्रेणी अनुनाद। क्या है? श्रेणी अनुनाद क्या होता है? एलसीआर परिपथ के लिए श्रेणी अनुनाद की व्याख्या कीजिए। किसके लिए? एलसीआर परिपथ के लिए श्रेणी अनुनाद की व्याख्या कीजिए। तो ये सभी टॉपिक आपके पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यानी पार्ट 1 में इस प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं पार्ट 2 की विषय में। पार्ट 2 के बारे में हम जानना चाहते हैं। तो पार्ट 2 में क्या क्या है? पार्ट 2 को हमने 2 भागों में बांट दिया, सॉरी 3 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 3 भागों में बांटा। पहला क्या है? प्रकाशिकी, यानी प्रकाशिकी में क्वेश्चन आता है। प्रकाशिकी में क्वेश्चन आएगा आपका दर्पण से संबंधित, दर्पण से संबंधित। फिर दर्पण का सूत्र होगा, दर्पण का सूत्र क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण क्या होता है, क्या कारण है कि हीरा चमकता है, क्या कारण है कि हीरा चमकता है, क्या कारण है कि रात में तारे टिमटिमाते हैं, क्या कारण है कि सूर्योदय के समय सूर्य का रंग लाल, सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है, क्या कारण है कि आसमान का रंग नीला होता है। ये सभी क्वेश्चन आपके इससे संबंधित मिलेंगे। इसी में पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और इससे संबंधित एक उपयोग प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु के विषय में पूछा जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाएगा अवतल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ या उत्तल पृष्ठ। उत्तल पृष्ठ के अपवर्तनांक का सूत्र, के अपवर्तनांक का सूत्र की व्याख्या कीजिए। यानी n/v - 1/u या +1/u = n - 1/r। ये फार्मूला पूछ देगा कि ये फार्मूला प्रूफ कीजिए, ये फार्मूला कैसे आया, इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए। उत्तल पृष्ठ के लिए या अवतल पृष्ठ के लिए व्यंजक अपवर्तनांक का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका दृष्टि दोष, दृष्टि दोष आ जाएगा, दृष्टि दोष आ जाएगा। यानी निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। और फिर क्या आ जाएगा? प्रिज्म आ जाएगा, प्रिज्म, प्रिज्म आ जाएगा। प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक का सूत्र क्या होता है? n = sin Δm + a/2 अपॉन sin a/2। Δm क्या है? Δm क्या है? अल्पतम विचलन। क्या भैया Δm? अल्पतम विचलन। क्या होता है? अल्पतम विचलन, अल्पतम विचलन होता है। क्या होता है?
अल्पतम विचलन होता है। इसी में एक क्वेश्चन आता है, वर्ण विपथन क्या होता है? वर्ण विपथन क्या होता है? कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? कोणीय परिक्षेपण क्या होता है? और इसी में श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, यानी कहने का मतलब सूर्य के प्रकाश, जब सूर्य का प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरता है तो वह 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। कितने रंगों में विभाजित हो जाता है? 7 रंगों में। अब ये 7 रंग क्या है? विबग्योर। क्या होता है बेटा? विबग्योर, यानी वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। यानी इसको हम हिंदी में कह सकते हैं बैनी आह पिनाला, बैनी आह पिनाला। ये हमारा आता है श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आता है। ठीक है ना। अब इससे संबंधित कोणीय परिक्षेपण से संबंधित न्यूमेरिकल भी आते हैं, कोणीय परिक्षेपण से संबंधित न्यूमेरिकल भी आता है। ठीक ना। अब इसी में पूछ देगा लेंस। क्या पूछ देगा? लेंस। लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, लेंस की संयुक्त फोकस दूरी, संयुक्त फोकस दूरी और लेंस से संबंधित सवाल। लेंस से संबंधित क्या होते हैं? सवाल। लेंस से संबंधित सवाल, लेंस से संबंधित सवाल। एंड लेंस का फॉर्मूला क्या होता है भैया? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस 1/u इक्वल टू क्या होता है? 1/f। इससे संबंधित सवाल भी आ जाएंगे। फिर उसके बाद प्रतिबिंब का बनाना, प्रतिबिंब का बनना कैसे बनता है? प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन के सूत्र की व्याख्या कैसे की जा सकती है उसके बारे में पूछा जा सकता है, यानी पूछा जाता है। अगर हम 10 साल का पेपर उठाएं तो ये सभी क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा हाइगेंस। क्या था भैया? हाइगेंस। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आ जाएगा, तरंग सिद्धांत आ जाएगा। और इसके आधार पर, इसके आधार पर यानी द्वितीयक तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन की और अपवर्तन की, परावर्तन व अपवर्तन की व्याख्या। द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत, ये देखें तो ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तरंगिकाओं का सिद्धांत। इसी में एक क्वेश्चन आता है अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत, अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा जाता है। ठीक ना। अध्यारोपण का सिद्धांत पूछा जाता है। फिर आ जाएगा व्यतिकरण। व्यतिकरण, व्यतिकरण में संपोषी व्यतिकरण क्या है? संपोषी व्यतिकरण क्या है? विनाशी व्यतिकरण क्या है? विनाशी व्यतिकरण क्या है? और इसके लिए व्यंजक, और इसके लिए क्या? व्यंजक प्राप्त कीजिए। यंग का प्रयोग पूछता है, यंग का प्रयोग, यंग का प्रयोग बताइए। अब प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई या केंद्रीय, केंद्रीय चौड़ाई, केंद्रीय चौड़ाई, या फिर पूछता है पथांतर। पथांतर क्या होता है? कलांतर क्या होता है? कलांतर क्या होता है? इनमें संबंध बताइए। और इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछता है, इससे संबंधित न्यूमेरिकल भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन आता है विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर, विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर बताइए, व्यतिकरण में अंतर बताइए, व्यतिकरण में अंतर बताइए, व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर बताइए। फिर आता है हमारा क्या? प्रकाश का ध्रुवण,
प्रकाश का ध्रुवण। प्रकाश के ध्रुवण में पूछा जाता है पोलेराइड। क्या पूछा जाता है? पोलेराइड। या पूछ दिया ध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश या अध्रुवित प्रकाश, या अध्रुवित प्रकाश किसे कहते हैं। एंड ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, इसकी व्याख्या हम कैसे कर सकते हैं, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं। पोलेराइड क्या है, इसके उपयोग यानी इसका उपयोग क्या होता है, इसके विषय में भी चर्चा कर क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर अगला चैप्टर हमारा आता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसी में आता है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति क्या होती है, देहली आवृत्ति क्या होती है, इसी में आता है आइंस्टीन का समीकरण। आइंस्टीन का समीकरण या आइंस्टीन का सापेक्षता का सिद्धांत। सापेक्षता का सिद्धांत यानी डेल्टा ई इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर, डेल्टा एम सी स्क्वायर। इसी में एक हेडिंग होती है बंधन ऊर्जा क्या होती है। बंधन ऊर्जा क्या होती है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है, द्रव्यमान क्षति क्या होती है। और इसी में आता है एक कार्यफलन। क्या होता है, कार्यफलन। इसका सूत्र क्या होता है, एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू, एच न्यू इक्वल टू एच न्यू इक्वल टू डब्ल्यू माइनस एच न्यू नॉट। ये फार्मूला यानी इस फार्मूले पर सवाल भी पूछा जाता है, अधिकतर क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। ठीक ना, तो ये हमारा हो गया प्रकाशिकी से संबंधित। किससे संबंधित हो गया भैया, प्रकाशिकी से संबंधित ये सभी क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके बाद हम बताते हैं अगला क्या हमारा परमाणु संरचना। परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में क्या होता है, नाभिक के विषय पूछाता है, नाभिक के विषय पूछा जाता है। परमाणु मॉडल, परमाणु मॉडल के विषय में भी पूछा जाता है। परमाणु मॉडल कौन कौन से मॉडल हैं, थॉमसन का तरबूज मॉडल, थॉमसन का तरबूज मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, या फिर अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन, अल्फा कणों का प्रकीर्णन, बोर का मॉडल, बोर का मॉडल। और इसी में एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। क्या होता है भैया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। अब इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर फ्राउनहोफर रेखाएं, फ्राउनहोफर रेखाएं यानी फ्राउनहोफर रेखाएं क्या होती हैं, फ्राउनहोफर रेखाएं क्या होती हैं, ठीक है, इसके विषय में। और इसी के आधार पर श्रेणी की व्याख्या की गई। श्रेणी की व्याख्या यानी लाइमन श्रेणी, लाइमन श्रेणी, बामर श्रेणी, बामर श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, पाश्चन श्रेणी, और ब्रैकेट श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, एंड फुंड श्रेणी, और फुंड श्रेणी। यानी इन सभी किसके आधार पर, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के आधार पर इन श्रेणियों की व्याख्या की जाती है कि उनके ऊर्जा का स्तर कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। यानी ऊर्जा स्तर के आधार पर इन श्रेणियों की व्याख्या की गई है। ठीक ना, तो ये हमारा हो गया परमाणु मॉडल में। अब इसके बाद एक लास्ट चैप्टर है अर्धचालक। क्या भैया, अर्धचालक। इसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन पीएन संधि। पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, पीएन संधि डायोड क्या होता है। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में बताइए, अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में बताइए, अर्ध तरंग दिष्टकारी में। पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में बताइए, पूर्ण तरंग दिष्टकारी के रूप में। और पीएन संधि डायोड उसी तरह एनपी संधि डायोड होता है,
उसी तरह PNP होता है और NPN होता है। क्या होता है भैया? NPN यानी इनको अर्ध तरंग दृष्टिकार्य में या पूर्ण तरंग दृष्टिया में या फिर इनका अभिलाक्षणिक वक्र, अभिलाक्षणिक वक्र। इसी में होता है डायोड एंड ट्रायोड। डायोड क्या होता है, ट्रायोड क्या होता है, इसको बताना। इसी में एक आता है ट्रांजिस्टर, एक आता है ट्रांजिस्टर, और एक में होता है, इसके पहले पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है और एक होता है अपचाई। क्या होता है? अपचाई। और एक चैप्टर और है चल कुंडली धारा मापी। चल कुंडली फर्स्ट चैप्टर में यानी फर्स्ट पार्ट में है चल कुंडली धारा मापी क्या होती है। चल कुंडली धारा मापी क्या होती है? इसी में है होता है एक वाटहीन धारा। क्या है? वाटहीन धारा क्या होती है। तो ये सभी जितने भी हमने टॉपिक बताएं, ये सभी टॉपिक क्या हैं? बोर्ड परीक्षा के फेवरेट टॉपिक हैं, यानी इन्हीं से क्वेश्चन उठा करके पूछा जाता है, इन्हीं के क्वेश्चन को परिवर्तित कर दिया जाता है, और ताकि आप क्वेश्चन समझ नहीं पाते। होता क्वेश्चन वही है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस क्वेश्चन को जब घुमा देता है एग्जामिनर तो हम उसको समझ नहीं पाते हैं, और परीक्षा जब देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें कोई पढ़ाया नहीं गया है और हम लिखकर नहीं आ पाते हैं। कुछ लोग तो लिख कर आते हैं लेकिन बताते हैं, कहते हैं हमारा बहुत अच्छा गया पेपर, लेकिन क्या लिखे रहते हैं ये वही जानते हैं। तो उसके लिए हमें 2 महीने का स्ट्रेटजी प्लान बनाना होगा। उस प्लान के तहत यदि हम अपनी तैयारी करेंगे तो आशा है कि हम 70 में 65 प्लस नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो जुड़ जाइए हमसे, और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करने के लिए हमेशा लगातार आप तत्पर रहिए। हम उसके लिए तैयारी कराएंगे, और आप उसको जब अच्छे तरह से तैयार कर लेंगे तो आप देखेंगे कि एग्जाम में सारे क्वेश्चन आपको आ रहे हैं और आपका नंबर भी बहुत अच्छा आ जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अब आइए हम अपने स्ट्रेटजी पर चलते हैं, यानी अपने प्लान पर चलते हैं कि हमें प्लान करना क्या है, कैसे हमें अपनी तैयारी करनी है कि ये सभी टॉपिक हमारे तैयार हो जाएं और इनसे संबंधित न्यूमेरिकल भी हमारे तैयार हो जाएं, जो हमें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक लाने में प्रयास करेंगे। तो हम उसके लिए हम देखते हैं, अगर हम सपोज दैट आज की डेट डालें तो आज की डेट है 27 नवंबर। क्या है? 27 नवंबर है। तो 27 नवंबर यानी 3 दिन और ये हो जाएगा तो हमारा दिसंबर चालू हो जाएगा, यानी हमारे पास 1 दिसंबर से लेकर के 31 जनवरी तक समय है। क्या है? 31 जनवरी तक समय है, यानी 18 फरवरी को एग्जाम है। तो आपके प्रैक्टिकल में भी 1 हफ्ता 10 दिन आपका प्रैक्टिकल में चला जाएगा। आप प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, प्रैक्टिकल देने जाएंगे और वाइवा की तैयारी करेंगे, तो लगभग 18 दिन उस चले जाएंगे, यानी आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने मतलब मैक्सिमम 60 दिन। मैक्सिमम कितने दिन है? 60 डेज। इन 60 डेज में हम कैसे अपनी तैयारी करें कि हमारे सभी टॉपिक और सभी चैप्टर तैयार हो जाएं न्यूमेरिकल सहित। तो जैसा कि हमने बताया कि फर्स्ट पार्ट में कितने चैप्टर हैं? 10 चैप्टर हैं, और सेकेंड पार्ट में भी हमारे लगभग 10 चैप्टर हैं। 10 चैप्टर हैं, तो टोटल कितने चैप्टर हो गए हमारे? 20 चैप्टर। 20 चैप्टर कितने हो गए भैया? 20 चैप्टर हो गए। अब किसी चैप्टर में ज्यादा टॉपिक होंगे, किसी चैप्टर में कम टॉपिक होंगे। तो चाहे ज्यादा टॉपिक हो चाहे कम टॉपिक हो, हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं। तो अगर हमारा टाइम कितना दिया? 60 डेज, तो 60 में से हम 20 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 3, यानी 3 डेज। यानी एक चैप्टर के लिए हमारे पास कितने दिन बच रहे हैं? 3 दिन। यानी एक चैप्टर अगर हम 3 दिन में तैयार कर रहे हैं तो 60 दिन में हमारे टोटल किताब यानी 20 चैप्टर हमारे तैयार हो जाएंगे। अब इस 3 दिन में हमें करना क्या है? 3 दिन में हमें क्या करना है? 2 पार्ट में इसको डिवाइड कर देना है। कितने पार्ट में डिवाइड करना है? 2 पार्ट में। तो एक 2 दिन में कर देंगे और एक दिन में। यानी 2 दिन में हमें क्या करना है? थ्योरी तैयारी करनी है हमारी, यानी जो चैप्टर के हमने जो इंपॉर्टेंट थ्योरी बताई, उन थ्योरी को
2 दिन में हमें तैयार कर लेना है। अगर 10 टॉपिक हैं तो एक दिन में 5 टॉपिक, अगले दिन 5 टॉपिक, यानी 10 टॉपिक अगर हम तैयार कर लेंगे तो हमारा वो चैप्टर तैयार हो जाएगा। अगर 20 टॉपिक हैं तो एक दिन में 10 टॉपिक और दूसरे दिन में 10 टॉपिक हम तैयार करेंगे। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें थ्योरी केवल है, न्यूमेरिकल नहीं है, तो उस थ्योरी को जिसमें थ्योरी है, केवल थ्योरी है, उसमें अगर ज़्यादा चैप्टर हैं यानी ज़्यादा टॉपिक हैं तो उसको हम डिवाइड कर लेंगे तीनों में, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से एक चैप्टर को हम 3 दिन देंगे, जिसमें से 2 दिन हम थ्योरी तैयारी करेंगे और एक दिन में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल तैयारी करेंगे। अब बात आती है न्यूमेरिकल हम कितने पार्ट को देखें, तो हमने अभी शुरू में ही आपको बताया मैक्सिमम 7 से 8 चैप्टर। कितने चैप्टर? 7 से 8 चैप्टर के न्यूमेरिकल हमें तैयार करने हैं। यानी 7 से 8 चैप्टर मतलब न्यूमेरिकल के लिए हम 7 से 8 दिन दे सकते हैं। बाकी आपका अगर हम देखें तो 7 से 8 दिन, यानी अगर हम 60 दिन बात कर रहे हैं, 60 दिन हैं हमारे, कितने दिन हैं? 60 दिन हैं और 20 चैप्टर हैं, यानी 20 दिन हम दे रहे हैं न्यूमेरिकल के लिए, तो 8 दिन यानी 10 दिन हम न्यूमेरिकल के लिए दे और 10 दिन हमारा बच रहा है, और यानी 10 दिन हमारा शेष बच रहा है। और इस 10 दिन में हम क्या करेंगे, जो हमने पढ़ा है उसको एक बार सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेंगे और अंशाल्ट से 10 साल के पेपर को हम उठाएंगे और उसमें देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। उस क्वेश्चन को हम नोट करेंगे, फिर उसके आधार पर रिवीजन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है और हम आंसर किस प्रकार देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से 70 में 65 प्लस नंबर आप जरूर प्राप्त करेंगे। तो इसके लिए आप हमसे जुड़ जाइए। जो भी अभी तक अगर सब्सक्राइब न किए हों वे सभी सब्सक्राइब कर लें। आपको प्रतिदिन इस स्ट्रेटजी के आधार पर क्लास ली जाएगी और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी बताए जाएंगे आसान तरीकों से, सरल तरीकों में, जिससे आप उसको सीख सकेंगे और अच्छी तरह से उसको करने का प्रयास करेंगे। तो आशा है कि मेरी जानकारी, दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।